हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं आपका सोशल साइंस टीचर अली सर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बोर्ड्स गुरु में। आज मैं एक छोटे से लेक्चर के माध्यम से लेकर के आया हूं जर्मनी का एकीकरण। इस लेक्चर में हम जानेंगे कि जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ और ये भी जानेंगे कि जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी, तथा ये भी जानेंगे कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका थी। सबसे पहला बात कि ये जो क्वेश्चन है जर्मनी के एकीकरण को लिखे हैं, ये बिहार बोर्ड का काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। अब इसको देखेंगे ठीक से। देखो लिखा हुआ है कि एकीकरण से पूर्व जर्मनी 39 प्रांतों में टूटा हुआ था। जब जर्मनी का एकीकरण नहीं हुआ था तो जर्मनी 39 राज्यों में टूटा हुआ था, 39 छोटे बड़े प्रांतों में बटा हुआ था। तथा जर्मनी का जो एकीकरण करने वाला है या जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया। याद रखना, बिस्मार्क जर्मनी के एक शहर प्रसा का प्रधानमंत्री था। हमारी यहां से कहानी शुरू होगी। प्रसा का प्रधानमंत्री प्रसा का प्रधानमंत्री प्रसा का प्रधानमंत्री प्रसा जो देश है, इस प्रसा प्रांत का जो प्रधानमंत्री था वह बिस्मार्क था। प्रसा का प्रधानमंत्री बिस्मार्क था। और प्रसा एक शहर है। कौन से देश का शहर है जिसका नाम है जर्मनी। जर्मनी का ही एक शहर है प्रसा, ठीक है। और प्रसा का प्रधानमंत्री कौन था? बिस्मार्क था, ठीक है। और प्रसा का जो राजा था, प्रसा का राजा था उस समय विलियम प्रथम था। प्रसा का राजा विलियम प्रथम था, ठीक है। विलियम प्रथम एक सफल कूटनीतिज्ञ था। और विलियम प्रथम जो प्रसा का राजा था वह कब था? तो 1861 ईस्वी की बात है। यानी कि 1861 ईस्वी में प्रसा का राजा विलियम प्रथम था। और विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को प्रसा का प्रधानमंत्री बनाया। और 1862 में, यानी कि 1862 में प्रसा का प्रधानमंत्री विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बनाया। आपको याद होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता भी है कि बिस्मार्क प्रसा का प्रधानमंत्री कब बना, तो याद रखना 1862 ईस्वी में। और 1861 ईस्वी के दौरान में प्रसा का जो राजा था विलियम प्रथम था। हम छोटी सी कहानी के माध्यम से जानेंगे। प्रसा के जो राजा था विलियम प्रथम, ये सफल कूटनीतिज्ञ था। इसको पता था कि जर्मनी को एक करना होगा, तो जर्मनी के एक करने के लिए हमें कई युद्ध लड़ना पड़ेगा। जर्मनी को एक करने के लिए हमें युद्ध लड़ना पड़ेगा। और उन देशों का हम नाम बता रहे हैं। एक देश जिसका नाम है फ्रांस, एक देश जिसका नाम है ऑस्ट्रिया, ठीक है। और एक देश नाम है डेनमार्क, ठीक है। डेनमार्क, ठीक, डेनमार्क। याद रखना, ये जो डेनमार्क था और फ्रांस, ऑस्ट्रिया, ठीक है, डेनमार्क, ये जो छोटे छोटे जो प्रांत है, हम इसको जानेंगे कि जो जर्मनी जो देश है, इस जर्मनी को एक करना चाहता था विलियम प्रथम, ठीक है। और इसको पता था कि इसको एक करने के लिए हमें युद्ध लड़ना होगा। और सहायता लेता है किससे? बिस्मार्क से। बिस्मार्क ने क्या किया कि रक्त और लौह की नीति को अपनाया और एक विशाल सेना का गठन किया। इस दौरान देखिए कुछ कूटनीति को अपनाया गया। सबसे पहला बात कि जो विलियम प्रथम था, मतलब अपना दूत भेजा, अलग अलग देश में दूत भेजा। सबसे पहला बात कि विलियम प्रथम ने अपना दूत भेजा कहां पर? फ्रांस में। फ्रांस में अपना दूत भेजा, यह पता करने के लिए कि वहां प्रोसेस क्या क्या चल रहा है, उसकी सेना को की शक्ति को पता करने के लिए, तथा अपने दोस्ती को बढ़ाने के लिए। और ये खुद जो विलियम प्रथम था, यह खुद कहाँ चला गया? ऑस्ट्रिया का जो राजा था, ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था, जिसका नाम था मेटरनिक का साथ लिया। और मेटरनिक के साथ मिल करके यह अटैक करता है, आक्रमण करता है डेनमार्क पर। और डेनमार्क पर जैसे आक्रमण किया, डेनमार्क के दो शहर सेल्सबिंग और होल्स्टिंग को जीत लिया। और जैसे ही जीता, यह ऑस्ट्रिया की सहायता से ही फ्रांस पर आक्रमण किया और फ्रांस को भी जीत लिया। और जर्मनी जैसे ही फ्रांस को जीता, फिर वह आक्रमण कर दिया उल्टा ऑस्ट्रिया पर और ऑस्ट्रिया को भी जीत लिया। यानी कि सीधी सी बात है, कूटनीति के सहारे फ्रांस, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क तीनों को अपने अधीन कर लिया और जीत लिया। और अंततः जर्मनी का एकीकरण
पूर्ण हो गया। हम जानेंगे, थोड़ी सी कहानी जो बताया है इसमें वही बातें होगी। लिखा हुआ है कि एकीकरण से पूर्व जर्मनी 39 राज्यों में बटा हुआ था। इसका एकीकरण बिस्मार्क ने किया। ठीक है, बिस्मार्क ने किया। याद रखना, बिस्मार्क जर्मनी का एक शहर प्रसा का प्रधानमंत्री था तथा राजा विलियम प्रथम था। यानी कि प्रसा का राजा विलियम प्रथम था और वहां का प्रधानमंत्री बिस्मार्क था। ठीक है, 1848 ईस्वी में एक बार जर्मनी को एक करने का प्रयास किया गया था, किसी तरह से उसे दबा दिया। यानी कि जर्मनी को एक करने का प्रयास 1848 में भी किया गया था, लेकिन उस प्रयास को किसी भी तरह से दबा दिया जाता है। ठीक है, और प्रसा के प्रधानमंत्री बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति को अपनाया और ऑस्ट्रिया, फ्रांस और डेनमार्क से युद्ध जीतकर, माने युद्ध लड़ा और युद्ध जीत लिया और अंततः 1871 में जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ और राजा विलियम प्रथम को बनाया गया। सीधी सी बात करें तो जर्मनी को एक करने के लिए जो ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मेटरनी, कभी नहीं चाहता था कि जर्मनी का एकीकरण हो। याद रखना, जो प्रधानमंत्री था, प्रसा का जो प्रधानमंत्री था, जिसका नाम क्या था, तो प्रसा का प्रधानमंत्री जो बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति को अपनाया और एक विशाल सेना का गठन किया और विशाल सेना का गठन कर 3 गो युद्ध लड़ा। और युद्ध कौन कौन देश से लड़ा, तो याद रखना, ऑस्ट्रिया से युद्ध लड़ा और जीत लिया, फ्रांस से युद्ध लड़ा, उसे भी जीता, और डेनमार्क से भी युद्ध लड़ा और जीत लिया। डेनमार्क के 2 शहर सेल्सबिंग और होल्स्टिंग को अधीन करके आक्रमण कर देता है फ्रांस पर। फ्रांस को अपने अधीन करने के बाद उल्टा ऑस्ट्रिया पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। हालांकि पहले दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, फिर उससे जीत करके अपना काम निकाल लेता है और अंततः 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण पूर्ण होता है। याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता भी है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, तो जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ था। याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। फिर एक क्वेश्चन बनता है, काफी इंपोर्टेंट भी है, बिहार बोर्ड का, आपको पता भी होना चाहिए। क्वेश्चन बनता है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका थी। अब कोई बताएगा कि बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति को अपनाया और 3 युद्ध भी लड़ा था। 3 युद्ध किसके किसके साथ लड़ा था, तो आपको पता होना चाहिए। पहला युद्ध आपको होना चाहिए ऑस्ट्रिया, ठीक है, फ्रांस और डेनमार्क से 3 युद्ध लड़ा। सबसे पहला बात कि ऑस्ट्रिया से हाथ मिलाया कौन, जर्मनी, ठीक है, जर्मनी ऑस्ट्रिया से हाथ मिलाया और ऑस्ट्रिया के सहारे डेनमार्क को जीत लिया। ठीक है, जब डेनमार्क को जीता तो ऑस्ट्रिया के सहारे फ्रांस को जीत लिया। जब फ्रांस को जीत लिया तो फिर ये जर्मनी शक्तिशाली हो गया, फिर उल्टा ऑस्ट्रिया पे आक्रमण कर ऑस्ट्रिया को जीत लिया। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका थी। तो याद रखना, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की बहुत ही अहम भूमिका थी। इसने रक्त और लौह की नीति को अपनाया और जर्मनी के एकीकरण के लिए 3 युद्ध लड़ा था और अंततः 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण भी पूर्ण हो गया। ठीक है, 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण भी पूर्ण हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन बड़ा VVI है, इसी से संबंधित है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। याद रखना, ऑस्ट्रिया का एक चांसलर था जिसका नाम था मेटरनी कभी नहीं चाहता था कि इटली या जर्मनी का एकीकरण हो सके, लेकिन जर्मनी और इटली दोनों का एकीकरण होता है। दोनों एक देश का नाम होता है। फिलहाल हम जर्मनी की बात कर रहे हैं, तो में इटली भी एक शामिल है, तो इसको भी इसी के साथ लेकर के चलेंगे। इटली और जर्मनी का सबसे बड़ा बाधा या शत्रु कह सकते हो ऑस्ट्रिया। ठीक है, क्योंकि ऑस्ट्रिया का एक चांसलर था मेटरनी, वो कहता था कि देश में शासन करो पर जनता की कोई भलाई ना करो, यानी जनता की भलाई के बारे में यह नहीं सोचता था। हम यहाँ जानेंगे कि जर्मनी कहाँ गया, क्योंकि ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक इटली और जर्मनी का एकीकरण नहीं चाहता था। इसका मानना था कि शासन करो लेकिन जनता की कोई भलाई ना करो। यह था जर्मनी का एकीकरण और जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका। आपसे एग्जाम में पूछता भी है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण का सबसे बड़ा बाधा कौन था, तो याद रखना, इटली और जर्मनी के एकीकरण का सबसे बड़ा बाधा ऑस्ट्रिया था। और भी कई सारे देश जो इनको एक नहीं होने देना चाहते थे, आपको यहाँ दिखा भी है, वह कौन था, फ्रांस था, डेनमार्क था, आपको दिख रहा है। इस देशों से युद्ध भी लड़ा गया है। आपको किसी प्रकार का लेक्चर में कंफ्यूजन होगा तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।
बाकी हम यहीं तक रखेंगे। धन्यवाद।